बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 101 का लेक्चर नंबर 39 करते हैं। इसमें आज हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंट थ्योरीज़ दी गई हैं हमें पॉपुलेशन के बारे में। मालथ्यूसियन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, उसके बाद मार्क्स की थ्योरी है, मार्क्सियन थ्योरी, उसके बाद उसके अलावा भी एक और एंटी मालथ्यूसियन, डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हम लोग उन सब को स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने जो लेक्चर्स हैं ना जिनकी प्लेलिस्ट मौजूद है पिंक कलर के थंबनेल वाली, इवन की उसके ऊपर लिखा हुआ भी है SOC 101 शॉर्ट लेक्चर्स फॉर फाइनल, वो जो पुरानी जो सीरीज़ है ना वो है, उसमें ये वाली थ्योरीज भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई हैं। कंटेंट थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, पुराना जो है ना वो लेक्चर्स उनका और इनका, अगर आप लोग वो एक दफ़ा सुन लें तो आप लोग को बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग मालथ्यूसियन थ्योरी पढ़ेंगे। मालथ्यूसियन थ्योरी ये कहते हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ती है ना वो है कि हमारे यहाँ फूड की प्रोडक्शन जो होती है, यानी कि फूड जितना ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी वजह से तबाही ये आएगी कि खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कहत पड़ जाएगा। ये इस तरह से मालथ्यूसियन थ्योरी ये कहते हैं, क्योंकि एक वो वक्त आएगा कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो खाना कम पड़ जाएगा, तो भूख की वजह से ही लोग मरना शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह से फिर हमारी जो है ना वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मालथ्यूसियन जो थ्योरी देते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ये थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने दी थी 1798 में। और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन ग्रोथ है इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है ना वो कम है और ह्यूमन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो ज़्यादा है। यानी कि फूड वाटर ये बेशक ग्रो कर रहे हैं लेकिन इनकी ग्रो करने की स्पीड कम है, लेकिन जो लोग हैं उनके ग्रो करने की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो इससे बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज़ होंगे, यानी कि कहत पड़ जाएगी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ जाएंगी और भी बहुत सारी तबाहियाँ आएंगी। मेल्थस के मुताबिक जो पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिकली वो ग्रो करती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो अरिथमेटिकली ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ये जो एक डिफरेंस है ना इनके ग्रोइंग पैटर्न का, इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन होगी और ओवर पॉपुलेशन से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होंगे। मेल्थस कहते हैं कि 2 तरह के ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव चेक्स, यानी कि ये वो तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देर से शादियाँ करें या शादियाँ ना करें, गंवारे रहें, तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग पॉपुलेशन के ज़्यादा बढ़ने से हम लोग रुक सकते हैं, जो है वो हम लोग बढ़ सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं पॉजिटिव चेक्स, यानी कि अगर लोग प्रिवेंटिव चेक्स को नहीं अपनाते तो खुद ब खुद पॉजिटिव चेक्स होंगे, यानी कि शरह अमवात बढ़ जाएंगी, बीमारियां होंगी, जंगें शुरू हो जाएंगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होंगे, भूख पड़ेगी, तो इस वजह से भी जो क्या होगा फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में मालथ्यूसियन थ्योरी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन सब को जस्टिफाई करने के लिए मालथ्यूसियन थ्योरी को ही यूज़ किया जाता है। इसमें फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शंस को प्रमोट कराया जाता है। अच्छा, बहुत सारी जो क्रिटिक्स हैं जो कि तनकीद करते हैं मेल्थस पे, वो ये कहते हैं कि मेल्थस ने उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को नहीं देखा था जिनकी वजह से हम लोग अपनी रिसोर्सेज की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। बर्थ रेट्स बहुत सारी कम भी हुई हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में, तो मेल्थस ने इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया था। मेल्थस की जो थ्योरी थी इसको बहुत सारी और थ्योरीज ने चैलेंज किया था, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसके बाद मार्क्सियन थ्योरी। मेल्थस की जो थ्योरी को क्रिटिसाइज तो किया जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन करना है, खास और भी डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ती चली जा रही है, तो उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए मालथ्यूसियन थ्योरी को यूज़ किया जाता है। मालथ्यूसियन थ्योरी के अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का और फूड प्रोडक्शन का आपस में क्या ताल्लुक है और ये किस तरह से हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को या इंडिविजुअल या कलेक्टिव वेलबींग को किस तरह से ये दोनों फैक्टर्स जो है ना वो इम्पैक्ट करते हैं। मालथ्यूसियन थ्योरी को दोबारा से रिव्यू किया गया था, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको पॉपुलेशन बॉम्ब भी कहा जाता है, वो थ्योरी बनाई गई थी। पॉपुलेशन बॉम्ब का मतलब ये है कि हमारी जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमारे जो अपने पूरे प्लेनेट की जो एबिलिटी है ना ह्यूमन लाइफ को सस्टेन रखने की वो ख़राब होती जा रही है, वो कम पड़ती जा रही है। इससे हमारा एनवायरनमेंट कम होता जा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता चला जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो ख़राब होती चली जा रही है। पॉपुलेशन बॉम्ब बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि मालथ्यूसियन थ्योरी है,
बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये इस बात पे वो बात भी करते हैं कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ माहौल से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उनके अंदर जो मेन वजह है वो है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बॉम्ब को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बॉम्ब की जो थ्योरी ना, ये बहुत ज़्यादा मायूसाना थ्योरी है। क्योंकि देखिए ना, हमारे जो जितने भी इंसान हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी वो उस प्रोग्रेस को नहीं देखती। और हमारे यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, माशी तौर पर डेवलपमेंट्स भी तो हो रही हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को ये नज़रअंदाज कर देते हैं। एक मायूसाना सा व्यू है पॉपुलेशन बॉम्ब। पाकिस्तान में पॉपुलेशन बॉम्ब को भी यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करवाना, इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए भी पॉपुलेशन बॉम्ब को ही यूज़ किया जाता है। पॉपुलेशन बॉम्ब की स्टडी इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि इसी की बेस पे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मौजूदा जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको किन मसाइल का सामना है, कैसे वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बना सकते हैं और कैसे अपने माहौल को सस्टेन रख सकते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब को भी चैलेंज किया था। मुख्तलिफ़ किस्म की और भी थ्योरीज आई थी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और मार्क्सियन थ्योरी। पॉपुलेशन बॉम्ब की जो स्टडी अगर हम लोग करें कि जो बढ़ती हुई आबादी, इसको स्टडी करने के लिए आप लोगों को सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करना पड़ता है। पॉपुलेशन बॉम्ब के अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं, इसको एनालाइज करने से आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस बेस पे इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेल बीइंग के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसी डिसीजंस हमें बताती है, यानी कि रिसोर्सेज की एलोकेशन, एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, सोशल वेलफेयर की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, उन सब को आप लोग पॉपुलेशन बॉम्ब थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बना सकते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी इसको एक फ्रेमवर्क के तौर पे यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ अभी मौजूदा सोसाइटीज़ में जितने भी चैलेंजेस वगैरह हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पॉपुलेशन बॉम्ब को एज अ फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एक और थ्योरी थी, दैट इज़ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि वो 5 स्टेजेस बताते हैं कि हर जितनी भी सोसाइटी होती है ना, उसमें पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। यानी कि पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता सारी सोसाइटीज़ कम पॉपुलेशन की तरफ, यानी कि स्टेबल एक लेवल की तरफ ग्रो करती हैं। वो कैसे करती हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस बताते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये कहती है कि जैसे जैसे सोसाइटीज़ प्रोग्रेस करती हैं, तरक्की करती हैं, तो पॉपुलेशन हमारी चेंज कैसे होती रहती है वक्त के साथ साथ, ये होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये थ्योरी हमें 4 स्टेजेस बताती है। कहती है कि जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं ना, पहले वो स्टेज 1 पे होती हैं। स्टेज 1 पे क्या होता है कि हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। स्टेज 2 पे हाई बर्थ रेट तो होता है लेकिन डेथ रेट कम होता है। स्टेज 3 पे क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो रहे होते हैं। स्टेज 4 पे दोनों ही कम हो चुके होते हैं और स्टेज 5 होती है जो कि अभी हमने प्रिडिक्ट करनी है, जो कि अभी फ्यूचर में कभी आएगी, ठीक है। उसके बाद मज़ीद कहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं ना, तो वो स्टेज 1 से स्टेज 4 की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ शिफ्ट करती हैं और फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ये थ्योरी इस बात पे ज़्यादा जोर देती है कि हमारे यहाँ जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स होती है ना, उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होना शुरू हो जाती है और इस तरह से हम लोग पॉपुलेशन के अंदर स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर भी तनकीद की गई थी क्योंकि हर सोसाइटी एक तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती। मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, मुख्तलिफ हिस्टोरिकल डिफरेंसेस होते हैं। इस बेस पे सारी सोसाइटीज़ एक तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये सारी सोसाइटीज़ को एक ही तरह से एक्सप्लेन करती है। इसके ऊपर जो तनकीद की जाती है वो ये है कि ये थ्योरी ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्यों बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एक ही स्टेज पे बिल्कुल स्टक होकर रह गई और नेक्स्ट स्टेज पे वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। पाकिस्तान की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमारे पाकिस्तान इस वक्त 2nd स्टेज पे मौजूद है, जहाँ पे हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो कम होता चला जा रहा है। और तो अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, अमवात की शरह कम है, तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, यूथ को मैनेज करना मुश्किल हो गया है, सफिशिएंट जॉब्स को क्रिएट करने का भी एक मसला है। पाकिस्तान की ये जो स्टेज है इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं, यानी कि हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हमें मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम लोग हैंडल कर सकें। उसके बाद एक और जो थ्योरी आ जाती है, दैट इज़ अ मार्क्सियन थ्योरी।
कार्ल मार्क्स वो ये कहते हैं कि जो गुर्बत होती है ना, गुर्बत का एक साइकिल चलता रहता है और उसकी वजह से ये पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है। यानी कि जो गरीब बंदा होता है ना, जो गरीब होते हैं वो अपनी गुर्बत के खुद जिम्मेदार हैं, वो ये ऐसे कहते हैं, सॉरी हाँ, वो ये कहते हैं कि जो गरीब बंदा होता है ना, वो ये देखता है कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, बड़े होंगे, उतने ज़्यादा हमारा हाथ बटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी गुर्बत कम हो जाएगी। लेकिन जब गरीब के जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मज़दूर ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो जब हमेशा मज़दूर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो उनको अपनी दिहाड़ियाँ कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि अब फर्म्स कम हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो हर किसी को हायर नहीं करते, ठीक है। वो उसको हायर करते हैं जिसकी कीमत, जिसकी दिहाड़ी कम होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि रियल वेजेस कम होती हैं। रियल वेजेस जब कम होती हैं तो इससे क्या होता है कि इनकम कम होती है, जिसकी वजह से गुर्बत मज़ीद बढ़ती है। गुर्बत जब मज़ीद बढ़ जाती है तो फिर लोग ये कहते हैं कि हमें मज़ीद ज़रूरत है कि हमारे जो है ना वो हाथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो लोग मौजूद हों। इस तरीके से फिर ये साइकिल चलता रहता है और इससे हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है। कार्ल मार्क्स ये एक फ़िलासफ़र थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। वो ये पर्सपेक्टिव देते हैं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है उनका पर्सपेक्टिव मैल्थस से थोड़ा डिफरेंट है। ये जो थ्योरी कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें पूरे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसके पीछे मौजूद होता है, ग्रोथ के पीछे बायोलॉजिकल इम्पल्सेस कम ही होते हैं। मैल्थस की थ्योरी को ये क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि मैल्थस जो है ना वो आर्ग्यू करते हैं, इसमें जो है ना वो पॉवर्टी को ब्लेम करते हैं कि जो गरीब है ना वो खुद अपनी गुर्बत का जिम्मेदार है, ठीक है। तो मैल्थस की जो थ्योरी थी, अगर उसको देखा जाए तो वो उनकी जो अटेंशन नहीं थी कैपिटलिज्म की तरफ और क्लास की स्ट्रगल्स की तरफ, और जो मैगजीन थे वो ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर वो जोर देते हैं। मार्क्स का जो पर्सपेक्टिव था वो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ती है ना, इसके पीछे वजह गुर्बत नहीं है, ठीक है, रिसोर्स की शॉर्टेज नहीं है, बल्कि हमारा सोशल सिस्टम ही ऐसा है, ख़ास तौर पे जो कैपिटलिज्म है उसकी वजह से रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी होती है। रिसोर्सेज ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं होते, मेन वजह ये है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि गरीब खुद अपनी गुर्बत का जिम्मेदार है, या हम लोग इस तरीके से भी नहीं कह सकते कि गरीब के अपने कुछ कामों की वजह से या कुछ अपनी उसकी सोच की वजह से ये जो गुर्बत आती है, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज इनइक्वल होते रहेंगे वैसे ही हमारी जो गुर्बत है ना वो बढ़ती रहेगी और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहेगी। जो मार्क्स हैं उनके मुताबिक कैपिटलिज्म अगर होता है तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से फिर क्या होता है कि ज़्यादा लेबर सप्लाई होती है, ठीक है। डिमांड कम होती है लेबर्स की और सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजर्व आर्मी, पूरी एक फ़ौज बन जाती है लेबर्स की। रिजर्व आर्मी अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर्स होते हैं तो वो अपनी दिहाड़ियों को कम कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेबर्स तैयार रहते हैं कि हमें कोई कम पैसों में ही हमसे काम करवा ले तो हम वो भी कर देंगे। तो इससे कैपिटलिस्ट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। मार्क्स यही कहते हैं कि सोल्यूशन इसका यही है कि हमारी एक क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। इक्वली अगर हम लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो यही एक वाहिद हल है, और इससे ही यही एक हल है कि हमारे जो वर्कर्स हैं ना वो एक्सप्लॉइट होने से बच जाएं। इससे फिर एक्सप्लॉइट होने से जब बच जाएंगे, जब उनको ठीक तरीके से इनकम वगैरह भी मिलती रहेगी, इक्वल रिसोर्सेज उनको मिलते रहेंगे, तो फिर वो नहीं जाएंगे ज़्यादा पॉपुलेशन को ग्रो करने की तरफ। हाई रेट हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो शहरी इलाकों में हमारे जो नौजवान हैं उनकी बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्क्स कंसेप्ट के मुताबिक हम अपने मौजूद यूथ को हम लोग रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कह सकते हैं कि पूरी एक लेबर की फ़ौज हमारे यहाँ भी मौजूद है। उसके बाद एक और थ्योरी दैट इज़ द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वो यही कहती है कि हमारी जो सोसाइटीज़ है ना इनमें आप स्टेज 4 के बाद, यानी कि जब पहले हम लोग ने जो 4 स्टेजेस बनी थी ना, स्टेज 1 2 3 4, जब 4 स्टेज होती है ना तो पहला डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। जब स्टेज 4 के बाद जो सोसाइटीज़ में चेंजेस आती हैं ना वो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। इसमें क्या होता है कि इससे फर्टिलिटी मज़ीद कम हो जाती है, ठीक है। इवन कि जितना डेथ रेट होता है उससे भी कम होती है फर्टिलिटी रेट। इसमें क्या होता है कि सिंगल पर्सन, यानी कि जैसे अब मगरिब के ममालिक, ऐसे कुछ ममालिक होते हैं जहाँ पे बर्थ रेट को खुद ही बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। जब इंसान एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जाता है, औरतें ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भाग रही होती हैं, ये बहुत ज़्यादा देर से शादी करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट है तो कम हो जाता है। शादी के पैटर्न्स में चेंजेस आ चुके हैं। शादी के बगैर लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो वो फिर बच्चे नहीं पैदा करते, तो फर्टिलिटी रेट इस वजह से भी कम हो गया। तलाक की शरह भी बढ़ती चली जा रही है तो भी फर्टिलिटी रेट का इसके साथ ताल्लुक है। लोग दूसरी शादियां कम ही करते हैं।
और उसके बाद बगैर शादी के बच्चे पालना, बच्चे जो है ना वो पैदा करना, ये मतलब वेस्ट के अंदर जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, वो हम लोग कहते हैं सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये वाला जो ट्रांजिशन है ये वो होता है कि जब इंसान के बिहेवियर और वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इंसान प्रायोरिटाइज करता है कि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो बिल्कुल अपने मजहब से भी हट जाता है, सोसाइटी से भी हट जाता है, अपनी मर्जी से जैसे उसका दिल करता है वो रहता है। ये वाली जो डेमोग्राफिक सेकंड जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये जोर देते हैं कि अब ज़्यादातर इंसान डिसीजंस लेते हैं कि हमने ज़ाती तौर पे ख़ुद मुख्तार होना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइफ स्टाइल्स वो चूज़ करते हैं, तो वो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कम ही पैदा करते हैं। तो दैट इज़ अ सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें डेथ रेट से भी ज़्यादा कम होती है बर्थ रेट। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि ये वाली जो थ्योरी है ना ये लागू होती है वेस्टर्न ममालिक में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये वाली जो थ्योरी है ये कल्चर और सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को नहीं देखती, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ में इससे हट के भी बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं, तो ये उसको ओवरलुक कर देती है। पाकिस्तान के अंदर ये फुल्ली एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन किसी हद तक हमें सेकंड स्टेज, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर सेकंड स्टेज मौजूद है फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, लेकिन इसके बावजूद भी सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थोड़ी बहुत हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे शहरी इलाके ऐसे हैं या जो हाई क्लासेस हैं उनके अंदर बहुत सारी अलामात पाई जाती हैं सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, यानी कि बहुत देर से शादी करना, छोटी फैमिलीज़ को प्रेफर करना, एक या दो ही बच्चे पैदा करना, ठीक है। तो ये सारी सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है जिसमें इंसान अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखता है और फैमिली बनाने का जिसको शौक होता है उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। उसके बाद एक और थ्योरी दैट इज़ अ नियो माल्थ्यूजियन थ्योरी। नियो माल्थ्यूजियन थ्योरी का इनका आइडिया सेम वैसा ही है जैसे कि माल्थस की थ्योरी है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपनी इस थ्योरी को अपडेट किया है ताकि मौजूदा जो सोसाइटी है उसके साथ ये फिट हो सके। इनका यही बिलीव है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो होती है ना, यानी कॉन्ट्रासेप्शंस के इस्तेमाल से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग ज़मीन पे ज़िंदा रह सकते हैं। नियो माल्थ्यूजियन का यही आर्ग्यू है कि अगर आप लोग पॉपुलेशन के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, वो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। नियो माल्थ्यूजियन में दो इसमें साइंटिस्ट थे, पॉल एहरलिच और उसके बाद गैरेट हर्डन। पॉल एहरलिच ने पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे में सारे आइडियाज़ इन्होंने दिए थे, यही प्रेडिक्ट इन्होंने किया था कि बहुत बड़े लेवल पे कहत पड़ जाएगा और हमारी जो सोसाइटी है ना ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से बिल्कुल कोलैप्स होकर रह जाएगी। गैरेट हर्डन ने एक ऐसे लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। वो ये कहते हैं कि जितने भी इंसान हैं, इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के लिए काम करता चला जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शौक पूरे करने के लिए। तो इससे फिर क्या हो जाएगा कि हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के कंटेस्ट में अगर हम लोग देखें तो नियो माल्थ्यूजियन आइडियाज़ हमें ये बताते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा मुल्क कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, जैसे पानी की अब किल्लत होती चली जा रही है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से। तो नियो माल्थ्यूजियन भी यही सब कुछ कहते हैं कि यही सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे। नियो माल्थ्यूजियन के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया क्योंकि इसमें हमारे यहाँ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को नहीं मद्देनज़र रखा गया, हमारी जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उसको भी नियो माल्थ्यूजियन ने अपने माइंड में नहीं रखा। तो इससे एक तो ये है कि हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट और फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस होते चले जा रहे हैं। उसके बाद एंटी माल्थ्यूजियन थ्योरी। एंटी माल्थ्यूजियन बिल्कुल माल्थ्यूजियन के खिलाफ है। माल्थ्यूजियन तो ये है ना कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो वो बस यही कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, एक वक्त आएगा कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो हमारी जो जितनी भी लोग हैं ना वो सारे मर जाएंगे, पॉपुलेशन फिर से कम हो जाएगी। एंटी माल्थ्यूजियन डिसएग्री करते हैं इस व्यू के साथ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि माल्थस का जो व्यू है ना बिल्कुल मायूसाना पेसिमिस्टिक व्यू है। नियो माल्थ्यूजियन के भी व्यू के साथ वो डिसएग्री करते हैं, क्योंकि माल्थ्यूजियन और नियो माल्थ्यूजियन जो है ना ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के ग्रोथ का और रिसोर्सेज के अंदर एक रिलेशनशिप है। जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो पॉपुलेशन फिर तब ही कम हो सकती है, लेकिन तब तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके होंगे। जो एंटी माल्थ्यूजियन है वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर खुद भी इतनी सलाहियतें हैं कि वो बढ़ती हुई ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। इंसान के अंदर इतना दिमाग है, इतनी टेक्नोलॉजी इंसान ने बना ली है कि हम लोग रिसोर्सेज अगर कम हैं भी तो हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। एंटी माल्थ्यूजियन ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स देते हैं, कहते हैं कि देखें आप लोग के एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, रिसोर्स को हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रही है तो वो टेक्नोलॉजी को भी तो बढ़ा रहे हैं। तो जितने भी ममालिक एजुकेशन में, रिसर्च में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं ना कि इंसान के पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इंसान को स्किल सिखाए जाएँ,
ये थ्योरी इन सारी पॉलिसीज़ को एडवोकेट करती है, इनकी वकालत करती है। और ये वाली जो है ना वो थ्योरी कहती है कि बिल्कुल सोसाइटीज़ बिल्कुल अच्छा कर रही हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिएटिव वेज़ लेके आने के, हमने रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। ये ज़्यादातर देखा जाए तो एक उम्मीद वाला जो है ना पुर-उम्मीद सा एक व्यू देते हैं कि इंसानों के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि जितने भी हमें चैलेंजेस का सामने उसको हम लोग टैकल कर लेंगे। एंटी माल्थ्यूजन में मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, एक तो जूलियन सिमन और दूसरे थे ईस्टर्ड बॉसरप। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जूलियन सिमन ने एक बुक लिखी थी द अल्टीमेट रिसोर्स। वो ये कहते थे कि जो इंसान है ना ये इनके अंदर ये एबिलिटी है कि जितने भी रिसोर्सेज की यानी जो किल्लत है उनके ये सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्ड बॉसरप ने ये कहा था कि पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है तो साथ साथ हमारी जो खेती बाड़ी के मामला एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें भी तो इनोवेशंस आ रही हैं। तो उनके मुताबिक पॉपुलेशन जब भी पॉपुलेशन का रिसोर्सेज के ऊपर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान क्या करते हैं, ज़मीनों की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि फसलों को बढ़ाने के लिए भी इकदाम करते हैं, उसको वो ज़्यादा नए तरीके और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लाना शुरू कर देते हैं। एंटी माल्थ्यूजियन क्रिटिसाइज़ करते हैं माल्थ्यूजियंस को, क्योंकि माल्थ्यूजियन ये कहते हैं कि रिसोर्सेज बस बढ़ नहीं सकती, इसके पीछे कोई तरीका है ही नहीं। और वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इंसान के अंदर हमारे यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद है, इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम लोग रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। एंटी माल्थ्यूजियन पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई किया जाता है। एक तरफ तो हमारे पाकिस्तान को बढ़ती हुई पॉपुलेशन का भी वो एक चैलेंज का सामना है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल और सोशल इनोवेशंस हो रही हैं उनको भी हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही हमें उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। हम थोड़ा सा हैंड आउट के ऊपर चलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। माल्थ्यूजियन जो थ्योरी थी, क्योंकि वो रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, रिसोर्सेज जब बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान रिसोर्सेज को, ये इनकी जो कहानी है ये सारी शुरू हुई थी आलू से। स्पेन के कुछ लोग थे वो यूरोप में आलू लेके गए थे, सब्जी लेके गए थे ग्रो करने के लिए। तो वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने क्या किया था, वो आलू खा लिए थे। आलू जब खाए तो उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई थी, डेथ रेट उनका कम हो गया था और वो ज़्यादा उनके पास खाना मौजूद था, ज़्यादा उनके पास सब्जियां वगैरह मौजूद होती थी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ग्रो करवाई थी। तो इस वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ से वो मेल्थस ने कहा था कि जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, जितने ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो वैसे वैसे वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि कहत पड़ जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन बॉम्ब, माल्थ्यूजियन थ्योरी, ये सेम वही है जो कि हम लोग पीपीटीज में पढ़ चुके थे, मैं यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करने वाली। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये कहते हैं कि प्राइमरी तौर पे जो है ना वो 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो ये कहते हैं कि जब हाई बर्थ रेट होती हैं और हाई डेथ रेट होती हैं। ये उन सोसाइटीज़ में होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी, जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ नहीं थी। वहाँ पे औरतें क्या करती थी कि उस वक्त 13 से 14 बच्चे वो पैदा करती थी, ठीक है। और वो क्यों करती थी, क्योंकि उस वक्त अमवात की शरह भी ज़्यादा होती थी और उस वक्त मोहलिक बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए औरतें इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी कि इसमें से कुछ मर भी जाएं तो बाकी जो मौजूद होंगे तो वो मुश्किल हमारे लिए काफ़ी होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उधर से ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते थे और वो मरते भी बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद दूसरी जो स्टेज आ जाती है वो उसमें क्या होता है कि बर्थ रेट यानी कि शरह पैदाइश तो ज़्यादा होती है लेकिन जो शरह अमवात होती है ना वो कम होती है। ये होती है स्टेज 2। ये स्टेज तब आई थी जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हुआ था। उस वक्त औरतों के, क्योंकि उस वक्त स्टेज 1 से नई नई निकली थी तो अभी भी वहाँ पे ये ट्रेंड था क्योंकि उनका कल्चर सपोर्ट करता था कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनी, ज़्यादा हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ आई तो डेथ रेट जो है ना वो कम हो गया। अब डेथ रेट जब कम हुआ तो उसके बाद फिर डेथ रेट कम था, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा था, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अब जो है ना हमारे बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी फिर उनकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सोच बदलना शुरू हुई कि अब हमें बच्चों की जो पैदाइश है ना वो भी हमें कम कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है स्टेज 3। इसमें वो लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस मुकम्मल तौर पे मिल जाती है कि अब हमारी जो, क्योंकि लो मोर्टेलिटी रेट्स हैं और साथ में वो बर्थ रेट्स को भी कम कर देते हैं। इस वक्त यूएस जो है ना वो स्टेज 3 में खड़ा है और भी जितनी भी कम्प्लेक्स इकोनॉमीज़ हैं
क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने ज्योग्राफिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने माइग्रेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है जॉब से रिलेटेड और मुख्तलिफ चीज़ों में ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि लार्ज फैमिलीज़ के साथ वो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकते, तो वो फिर अपने फैमिलीज़ को छोटा ही रखते हैं। उसके बाद फर्दर इसमें स्टेज 3 में यही होता है कि बर्थ कंट्रोल के जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ वगैरह जो तरीके होते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और इसमें पेरेंट्स को भी इंकरेज किया जाता है कि वो अपने बच्चों की तादाद को कम ही रखें। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जो इस स्टेज 3 में हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है, क्योंकि बर्थ रेट भी कम होती है, डेथ रेट भी कम होता है। तो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये प्रिडिक्ट करती है, ये कहती है कि अनकरीब ऐसी भी एक ऐसा वक्त आएगा कि जितने भी मालिक है सारे के सारे वो स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे। मारेजिन थ्योरी ये पॉपुलेशन ग्रोथ के जो काजेस बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हर सोसाइटी ने अपने कुछ कानून बनाए हुए होते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं ना, वहाँ पे कैपिटलिस्ट को हमेशा फ़ायदा होता है। वो ये कहता है कि जितने ज़्यादा लेबर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा लेबर हमारे पास मौजूद होगी, और जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतनी ज़्यादा वो सस्ती होगी, तो इससे उनका जो है ना वो फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हमेशा यही कहती हैं कि पॉपुलेशन को ओवर पॉपुलेशन हो, इस वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गुर्बत भी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो सोशलिज्म सोसाइटीज़ होती हैं ना, वो उसमें ये चीज़ हमें कम ज़रा देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के ये इफेक्ट्स बताते हैं, ये कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एक तरफ से तो हम लोग देखें तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे, लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हर जो वर्कर होगा वो अपनी इनकम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये ज़्यादातर वहाँ पे होता है जहाँ पे वो सोसाइटी जो कि बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही होती हैं, वहाँ पे फिर क्या होता है कि जैसे वो ज़्यादा अगर कमाते हैं ना लोग, तो उनकी गुर्बत नहीं आती बल्कि दौलत आती है लोगों के पास। तो मार्क्स और एंजल्स जो थे वो मैल्थ्यूजियन की जो एजम्पशन थी उसके साथ वो डिसएग्री करते हैं कि माल्थुजियन ये कहा था ना कि रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। तो ये इसके साथ डिसएग्री करते हैं मार्क्स के। मैल्थुजियन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से भी तो हम लोग फूड की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसमें इतनी कोई ज़्यादा कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं लिखी थी, सेम वही चीज़ें हैं ज़्यादातर जो कि हम लोग पीपीटीज में पढ़ चुके हैं। एंटी मैल्थुजियन ये वही है, मैल्थुजियन के खिलाफ वो ये कहते हैं कि हमारी अब सोसाइटी के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही है, यानी कि इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजीज वगैरह बढ़ रही है। इसमें इसको हम लोग इन लोगों को हम लोग पॉजिटिव डेमोग्राफर्स कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम लोग यूरोप की मिसाल लेना तो हम लोग फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यूरोप पहले स्टेज 1 में था, उनकी जो पॉपुलेशन थी उस वक्त स्टेबल थी, क्योंकि हाई डेथ रेट थे, हाई बर्थ रेट थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। स्टेज 2 में जब आए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, उधर से डेथ रेट कम थी, ठीक है। फिर उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ स्टेबल होना शुरू हो गई, लोगों ने इस चीज़ को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, बर्थ रेट उनका जो है वो कम होना शुरू हो गया और मोर्टेलिटी रेट्स भी कम होना शुरू हो गए। तो इस वक्त यूरोप स्टेज 3 में है। एंटी मैल्थुजियन यही कहते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर ये वाली एक सलाहियत पाई जाती है कि वो ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़्यादा रिसोर्सेज बना लेंगे, स्टेज 3 में आ जाएंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। और एंटी मैल्थुजियन यही कहते हैं कि जो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो भी एक वक्त आएगी कि वो भी स्टेज 3 में आ जाएंगी। ओवरऑल यही इसमें ज़्यादा कोई इसमें इन्होंने यही वैसे है ना कि जो मार्क्सी है ना वो ये कहते हैं कि जहाँ गुर्बत होती है वहाँ पे वो होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो जो एंटी मैल्थुजियन है वो ये कहते हैं कि गुर्बत को हम लोग इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ही हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के ग्रो करने की वजह से ही गुर्बत आती है, ऐसा नहीं होता। अगर पॉपुलेशन मतलब इसमें वो यही चीज़ है सेम, वो ये कहते हैं कि अभी इनोवेशंस आ रही हैं हमारे यहाँ, ये तब्दीलियाँ आ रही हैं तो गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी और पॉपुलेशन जो है वो भी जो है ना वो ठीक हो जाएगी, वो भी इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं ग्रो करेगी। इसमें बस यही है कि आप लोगों से पेपर में वो पूछेंगे कि पाकिस्तान से रिलेटेड आप हमें बताएं, आपने ये जो इधर से कंसेप्ट लिए ना, इसी कंसेप्ट को आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करके तो पाकिस्तान के हालात के बारे में आप लोगों ने बता देना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड